इकाई 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्रिटिश नीतियां और भारत का प्रभाव है, ब्रिटिश पॉलिसी एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडिया। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कौन इकाई 2 के बारे में, इकाई 1 के बारे में। आप जाकर प्लेलिस्ट में इसे वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश नीतियां और भारत का प्रभाव के बारे में। पहले में पढ़ेंगे ब्रिटिश की साम्राज्यवादी कैसे लेजली और वारेन हेस्टिंग और अलग अलग जो वायसराय आएंगे भारत में, वो कैसे कैसे साम्राज्यवादी नीति का ब्लेजली ने कैसे कैसे साम्राज्यवादी नीति के तहत ये अलग अलग ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में स्थापित करेंगे। इंपीरियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटेन की आर्थिक नीति, कौन कौन आर्थिक नीति थी जिसके तहत ये यहाँ पे ये भारत में वर्चस्व स्थापित करेंगे। ब्रिटेन की शिक्षा नीति कौन कैसी थी, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी कैसे कैसे लाए, कौन से अंग्रेजी शिक्षा लाए, कैसे कैसे पद्धति में ये चलता गया। ब्रिटिश में प्रशासनिक नीति के एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग देंगे। सैन्य मिलिट्री पावर के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रेस नीति हम लोग कहा जाएंगे, ब्रिटिश की प्रेस नीति, ये पूछ लिया जाता है, प्रेस नीति से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसे देखेंगे। ब्रिटिश प्रेस नीति, हम प्रेस पॉलिसी से बारे में क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटेन की सांस्कृतिक नीति के बारे में देखें। ब्रिटिश कल्चर पॉलिसी के बारे में देखें, कैसे 1828 में सती प्रथा को बैन कर विलियम बेंटिंक के सहारे राजा राम मोहन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या अलग अलग हम यहाँ से आगे देखेंगे कैसे कैसे कल्चर व्यवस्था चेंज हुई। विवाह की उम्र कैसी बढ़ा दी गई, 21 18 कर दी गई, 14 वर्ष की गई, 14 वर्ष के बाद फिर 18 ऐसे ऐसे बढ़ गया। हम अध्याय 3.1 के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य नीति ब्रिटिश इम्पीरियलाइजेशन पॉलिसी पढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस किससे पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। व्यक्तिगत सिद्धांत का व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइक्स डलहौजी ने, किसने शुरू किया था, डलहौजी ने। ये 3-4 नीतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अन्य नीतियां में कहा जाएगा घेर की नीति, जहाँ पे ये पर्टिकुलर में रहते थे क्षेत्र में, ये जैसे मान लीजिए एक है बंगाल के चारों दौर से क्या करते थे, फिनिशिंग करते थे, ये क्या हो गया, घेर की नीति हो गई। पॉलिसी ऑफ रिंग फिनिश का ये पूछ लिया जाता है, कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, 1765 में 1813 तक लेते। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति पॉलिसी ऑफ द सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन कब शुरू किया गया, 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक। अधीनस्थ संघ की नीति पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट यूनियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1858 से शुरू लगाकर कहाँ तक चला, 1935 तक। समान संघ की नीति पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन ये साथ रखते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1935 से लेकर 1947 तक देखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे सहायक संधि का है, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस पृष्ठभूमि एवं परिचय के बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। कहाँ किया, किसने किया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। उन्हें सैनिक सहायता देने के बदले भारतीय नरेशों से धन, सैनिक सहायता देते थे लेकिन भारतीय नरेशों से क्या करते, कुछ धन लिया करते थे। सैनिकों को रहने खाने व्यवस्था का वो भारतीय नरेश ही दिया करते थे। ये पहले डुप्ले ने शुरू किया। इस अवधारणा को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लाया। अवध के संदर्भ में पूछा जाएगा किसने शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ठीक, सहायक संधि को व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से मतलब क्रियान्वित रूप से किसने शुरू किया था, गवर्नर जनरल भारत के साम्राज्य वेलेस्ली ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया। 1798 से 1805 में जो वायसराय बनकर आया था ब्रिटेन का, भारत में बनकर आया था, किसने शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली से, सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से। 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आए अंग्रेजी साम्राज्यवादी गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। ठीक, लॉर्ड वेलेस्ली का उद्देश्य कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना, सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित। ये खुद साम्राज्यवादी नीति का था। ये पार्टिकुलर क्षेत्र में साम्राज्यवादी के नीति का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या हो गया, अवध, ये अवध हो गया। 1801 में अवध को सहायक संधि के द्वारा ब्रिटेन में मिलाया गया। मान लीजिए कि अवध होगी, मान लीजिए कि बंगाल है, बंगाल के इलाकाओं से अलग अलग क्षेत्रों से इस शैली में मैसूर हो गया, इधर मैसूर हो गया, ये अलग अलग मराठा हो गए, अलग अलग को अपना क्षेत्र विस्तार करना ही क्या कहलाता है, साम्राज्य। अपना जो पार्टिकुलर क्षेत्र था पहले उसको विस्तार करना ही क्या कहलाता है, साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति के तहत अलग अलग राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाएगी। ठीक,
सहायक संधि की विशेषता, इसके बारे में हम लोग का पढ़ेंगे, विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। विशेषता के बाद देसी रियासतें एवं ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगी जो सैनिक प्रबंध में परामर्श देंगे। सैनिक प्रबंध में सैनिक तो रखते ही, लेकिन ब्रिटिश रेजिमेंट के एक आदमी रखते थे जो उसको परामर्श देते थे राजा को। भारतीय रियासतों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं, आंतरिक शासन में तो कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन विदेशी नीति समाप्त होगी तो और भी नीतियां का होगी, विदेश नीति समाप्त हो जाएगी। किससे युद्ध करना है, कब कब कहाँ रहना है, किस तरह नरेशों को रहना है या इनमें राजाओं को रहना है, वो नीति किसके पास चली गई थी, सब चली गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास चली गई थी। भारतीय रियासतों के आंतरिक शासनों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वह देशी रियासतों जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य या अन्य यूरोपीय शक्ति के लोगों को सरल व्यापार और नौकरी नहीं देगी। जो भी रियासत स्वीकार कर ली है वो नौकरी नहीं देगा, नहीं लोगों को सरल देगा, नहीं एक दूसरे राज्य से आप बातें कर सकते हैं या कोई भी दूसरे राज्य से बिना अंग्रेजी सैनिकों को बताए या अंग्रेजी रेजिमेंट को बताए आप दूसरे राज्य से कोई वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा देखेंगे, देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी, अंग्रेजी सेना रखेगी जिसका खर्च उन रियासतों को उठाना पड़े। जैसे कोई राजा महाराजा है वहां पे सैनिक रहे तो सैनिकों को खर्चा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक रहेंगे, सैनिकों को खर्चा, वेतन भत्ते, रहने की व्यवस्था की कौन उठाएगा, वहां के राजा उठाएंगे। ठीक, और सेना के खर्च के लिए नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सौंपना पड़ता है। ठीक, जैसे भी कर वो टैक्स वसूल ले उस इलाकों से और वो सैनिकों को बांट देंगे। देशी रियासतों कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्यों से युद्ध कोई भी नहीं, अन्य राज्य से युद्ध कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां के सैनिक किसके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। ठीक, और संधि या मैत्री नहीं कर सकते, मैत्री भी अब मित्रता को व्यवहार भी नहीं कर सकते दूसरे राज्यों से। अगर आप सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं तो जो सैनिक कहेंगे, इनमें जी जो सैनिक का एक रेजिमेंट एक मुखिया रहता था जो बताता था कि अब किससे परामर्श देता था कि आप इससे संधि करेंगे, इससे कोई भी कुछ नहीं करना, बस आप किसे युद्ध करना है वो भी वही तय करते थे सैनिक। लेकिन खर्चा जो भी होता था राजा नरेश जिस तरह, जैसे हैदराबाद को निजाम को मिला था, हैदराबाद के निजाम से के राजा थे जो नरेश थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश रेजिमेंट के जो भी थे वो सैनिक थे उनका खर्चा उठाते थे, वे वेतन भत्ता निर्धारित करते थे। वो जब कहते थे जिससे युद्ध करने के लिए वो नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते, जब ब्रिटिश रेजिमेंट के लोग कहेंगे तब युद्ध होता था। ठीक, मैत्री नहीं कर सकते थे, अर्थात वह अपनी विदेशी नीति कंपनी को सुपुर्द कर चुके थे। वह ब्रिटिश नीति का विदेश नीति भी अब का समाप्त हो चुकी थी। ठीक, अब देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अपनाई गई सहायक संधि कुछ देशी रियासतें स्वतः स्वीकार कर ले, क्या करते, स्वतः ही स्वीकार कर लेते थे। और कुछ राज्यों को युद्ध पराजित होकर भी इस प्रणाली को स्वीकार, कुछ को युद्ध कर कुछ क्या कर लेते थे, स्वतः ही अपने क्या करते, सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते थे। इसके अलावा कुशासन के आरोप कुशासन का आरोप लगाकर ही उस कुशासन मतलब वहाँ के शासन व्यवस्था अच्छा नहीं चल रही है, इसलिए उसने वेलेस्ली ने कर्नाटक, तंजौर, सूरत में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला है, ब्रिटिश साम्राज्य को मिला। वेलेस्ली द्वारा की गई प्रमुख सहायक संधियां कौन कौन से राज्य से कब कब की गई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वप्रथम कब की गई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सहायक संधि क्रियान्वयन पढ़ेंगे। ठीक है, सहायक संधि द्वारा ली गई रियासत वर्ष है ये यहाँ पे का हैदराबाद के निजाम सेकंड ने 1798 में कब किए, 1798 में। मैसूर के वाडीवास के युद्ध में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो 1799 पर किसने किया था, मैसूर ने किया था। तंजौर 1799 में। अवध के शहादत अली खान सेकंड ने 1801 में, मराठा में पेशवा और बाजीराव द्वितीय ने 1802 में, बराक भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, होलकर मल्लोवर राव होलकर ने द्वितीय ने 1818 में किए थे। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा, बराक, सिंधिया, होलकर। कहा जाता है कि सिंधिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, देख लेंगे। होलकर व्यक्तिगत सिद्धांत या बोध निषेध, हड़प की नीति का पढ़ेंगे। हड़प का डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैक्स किसने शुरू किया था, डलहौजी ने। जबकि सहायक संधि वेलेस्ली ने शुरू किया था, किसने शुरू किया था, वेलेस्ली ने। सर्वप्रथम किसको अपना सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराया था,
हैदराबाद के निजाम को, किसने हैदराबाद को निजाम कब कराया था? 1798 में। लेकिन पूछा जाएगा कि किसने शुरू किया था भारत में? तो डुप्ले ने। इस नीति के तहत सहायक संधि को कौन सर्वप्रथम इसमें सहायक संधि को हस्ताक्षर कर कर अपने में मिलाया था? किसने? अवध को। किसने? अवध को। किसने मिलाया था? वारेन हेस्टिंग ने। पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लगाकर 1856 में भारत का वायसराय बनकर आया था। एक साम्राज्यवादी गवर्नर था। ये भी क्या था? साम्राज्य। ये अपने जो भी पर्टिकुलर क्षेत्र था उससे क्या करता? बहुत अलग अलग क्षेत्र को जीता और अपने राज्य में मिलाया। डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स की तहत अपने विभिन्न राज्यों को मिलाया। पहला देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स वाज एंड द एनेक्सेशन पॉलिसी फॉलोड वाइडली बाय द लॉर्ड, किसके द्वारा? के लॉर्ड डलहौजी व्हेन द इंडिया गवर्नर जनरल का बयान जब गवर्नर जनरल बनकर आया था 1848 से लेकर 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य के भारत ने अपने विस्तार हेतु कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी के बकाया धनराशि और व्यक्तिगत सिद्धांत पर कंपनी का बकाया कुशासन का आरोप लगाकर उसमें सिद्धांत को अपनाया था। ठीक। लॉर्ड ब्लेजली ने ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति व अधिकतम आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु इन नीतियों को अपनाया था। औद्योगिक नीति की आवश्यकता जो भी चल रही थी ब्रिटेन में औद्योगिक नीति, उससे उसमें लाभ कमाने के लिए भारत में अलग अलग टैक्सेस बनाना, अलग अलग धन को अर्जित करना, जो क्या करे ब्रिटेन को भेजा जाए, जो औद्योगिक क्रांति में सफल बनाए। ठीक। व्यक्तिगत सिद्धांत, गुड निषेध सिद्धांत, हड़प नीति, सब एक ही नाम है। इसको इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स। किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। जब गवर्नर जनरल भारत का बनकर आया था तभी इसने शुरू किया था। यह एक लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई एक विलय की नीति थी। क्या थी? एक विलय की नीति थी। व्यक्तिगत सिद्धांत के तत्व पर पैतृक वारिस न होने पर, पिता का वारिस न होने पर ब्रिटिश कंपनी को अपने पराधीन देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकती थी। हालांकि संपत्ति का अधिकार बना रहेगा, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो बना रहता है। डलहौजी के समय पहले जयंतिया, चीकोड, कुलेर, कुन्नूर, कुतूर, कुलेर, कोल्डागुड़ और कंगड़ा की रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के इन सिद्धांतों को अधिकृत किया गया। क्योंकि ये सभी हैं, ये देख लेंगे। इस हेतु डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को पाबंदी लगाने तथा भारतीय राजाओं को 3 श्रेणी में बांटा गया था। पहला श्रेणी वे राजा जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान है। प्रत्यक्ष होना चाहिए या अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार से होना चाहिए। तो गोद लेने का अधिकार, गोद लेने का पूर्णतः पाबंदी है। गोद लेने का क्या है? पूर्णतः पाबंदी है। दूसरा श्रेणी में वे राजा जो अंग्रेजी सरकार के अधीन थे, क्या थे? अंग्रेजी सरकार के अधीन थे, या तो सहायक संधि अलग अलग नीतियों से या तो आर्थिक से अलग अलग जो भी नीतियां थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे कोई भी नीतियों के तहत अधीनस्थ थे। तो उसमें क्या हो जाएगा? गोद लेने से पहले अंग्रेजी सरकार की क्या लेनी चाहिए? अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक। तीसरी श्रेणी में रियासतों जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही, जैसे जो कहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी अधीन नहीं है, कभी भी इवन अधीन नहीं रहेगी। गोद लेने का प्रथा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। गोद लेने का प्रथा में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। व्यक्तिगत सिद्धांत का क्रियान्वयन पढ़ेंगे। ठीक। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत का क्रियान्वयन करते हुए निम्नलिखित देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। निम्नलिखित देशी रियासतों को मिलाया था। ठीक। पहले देखेंगे सतारा को कब मिलाया था? 1848 में। जयपुर को कब? 1849 में। संबलपुर को 1849 में। बघाटा को 1850 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी को पूछ लिया जाए क्वेश्चन, झांसी को कब मिलाया गया था? 1852 में। और नागपुर को 1854 में। 3 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा। सतारा को कब मिलाया गया? 1848 में। झांसी को कब मिलाया गया? 1852 में। और नागपुर को कब मिलाया गया? 1854 में। सतारा को जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। और इससे जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है और इसके वीडियो में देख लेंगे, इसी वीडियो में देख लेंगे नीचे के। यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कल हम देखेंगे अध्याय 3.3 के बारे में, पर आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। भू राजस्व, कृषि व्यवसायीकरण, धन निष्कासन कहते हैं, बैंकिंग, रेलवे और भी औद्योगिक निर्माण, कब रेलवे का विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन इससे पहले जो भी पढ़े हैं इससे क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेना है। ठीक।
यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे। एक है सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने। लेकिन इस अवधारणा का प्रयोग रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू। किसने? अवध के संदर्भ में। क्या करते थे? जो भी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सैनिक देते थे, जिसका वो रेजिमेंट थे, वो पूरा एक बटालियन होती थी, जिसको क्या करते, जो भी राजा नरेश इसको लेते थे, वो क्या करते थे? चारों तरफ से खर्चा जो भी चीजें है उसको देते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ सिलेक्शन किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। पैतृक वारिस न होने पर राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। ठीक, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन के बारे में हम आगे यहाँ के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्मिलमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेर की नीति, रिंग्स ऑफ नीति के नाम से किसे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग नहीं था, क्या था? वारेन हेस्टिंग था। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? क्या था ये? समाप्त किया था रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने किया था जी? वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। किसने द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। ठीक, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ब्लेजली। किसके ऊपर चलाया गया था महाभियोग? इम्पीचमेंट चलाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके पर चलाया गया था? लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेनाएं बनाए रखना सही है, एकदम बिल्कुल सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षा रखना, यह भी सही है, क्योंकि नेपोलियन सबको विजय करता हुआ भारत की ओर अग्रसर हो रहा था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, कंपनी के लिए एक नियत आय का, ये का है? गलत है। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना, ये बिल्कुल सही है। ये का है? गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 1802 में की वसीन की संधि का हस्ताक्षर मध्य हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव फर्स्ट, ये देखेंगे फर्स्ट है, अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड, फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट, डच तथा बाजीराव सेकेंड। बाजीराव सेकेंड हुआ था और किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड के मध्य हुआ था। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? किसने शासक था? कौन सा? अवध का नवाब। किसने था? अवध का नवाब था। अभी पढ़ा है। अवध का नवाब था। हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रंकओवर का राजा, क्या? अवध का नवाब। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ठीक, यदि प्रश्न में ब्लेजली की सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद के क्या हो जाएगा? निजाम हो जाएगा। ठीक, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस में, लॉर्ड ब्लेजली में। सहायक संधि के बारे में पूछ ले तो इसमें क्या हो जाएगा? लॉर्ड ब्लेजली में हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, मैसूर के शासक ने। क्या हो जाएगा? इंदौर के होलकर राज्य ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, कितने बड़ोदरा के गायकवाड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, सही होता है। सहायक संधि, यही गलती है, कितना हो जाए 1798 में। कब किसको शामिल किया गया था, हैदराबाद के निजाम को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने का खोल दिया गया, 1813 में मार्ग खोल दिया गया। 1833 में मोनोपोली समाप्त की गई। अब भारत से कोई आए व्यापार करे, सबको छूट है। अब देखेंगे निम्न युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है। लॉर्ड कर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली, ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। लॉर्ड कर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। का हो जाएगा भारतीय, कौन सही सुमेलित है इसमें, तो ये का हो जाएगा, ये हो जाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं हो जाएंगे, ये का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड वेलेजली, इसमें का हो जाएगा सहायक संधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर ए का है बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसके सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, यह भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, यह भी सही है। लॉर्ड कैनिंग, ये का है गलत। उच्चतम निष्क्रियता, ये का है गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, एकदम सही है। सर जॉन स्नो, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय पीरियड हुआ था, 1814 के करीब हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग में हुआ था। तृतीय आंग्ल युद्ध हुआ था, सही है। लेकिन सर जॉन स्नो के में आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं हुआ था, किसके मध्य हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय काल में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर जॉन स्नो नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूतों राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य से क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग ध्यान देंगे। शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंड्यार आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजी की प्रभु सत्ता स्थापित करना, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन आंसर विद द आंसर के साथ ये पूरा चैप्टर का हुआ खत्म होगा। इसके आगे के वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।